प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गीति काव्य का अध्ययन हमने इससे पूर्व की कक्षा में किया था। इसके अंतर्गत हम कालिदास के गीति काव्य, कालिदास की उनका काव्य का परिचय और उनका समय, उनकी कृति और उनके गीति काव्य का अध्ययन करेंगे। तो कालिदास के बिना संस्कृत साहित्य अधूरा है। यद्यपि इनका पारिवारिक परिचय प्राप्त नहीं होता, अर्थात इनके माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र, निवास स्थान आदि के विषय में तनिक भी ज्ञात नहीं है, तथापि इस जानकारी के अभाव में इनके महत्व पर कोई आँच नहीं आती। यह स्थिति इनके समय के विषय में है। साहित्य के विद्वानों तथा ऐतिहासिकों में कालिदास के काल के विषय में इतना अधिक मतभेद है। उनकी सीमा 700 वर्षों की दीर्घ अवधि में फैली हुई है। कुछ कालिदास को ईसा की 6वीं शताब्दी में अंगीकार करते हैं, तो अन्य मत हैं कि कालिदास ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कई समालोचक कालिदास को 4वीं सदी इसी में मानने के पक्षधर में हैं। कृति अर्थात कालिदास के गीति काव्य। महाकवि कालिदास अनुपम प्रतिभा के धनी थे। इनकी लेखनी में न केवल सुप्रसिद्ध महाकाव्य और नाटक ही प्रदान किए, अपितु सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य का सृजन करने का भी इनको श्रेय प्राप्त है। कालिदास ने 2 सुप्रसिद्ध गीति काव्यों का निर्माण किया है, ऋतुसंहार और मेघदूत। ऋतुसंहार कालिदास के रचित 6 सर्गों का लघु काव्य है, जिसमें प्रत्येक सर्ग में ऋतु का वर्णन है। इसमें कवि ने ऋतुओं का मनोरम वर्णन उद्दीपन के रूप में किया है। कालिदास की इस प्रथम काव्य कृति में जिसमें महाकवि ने अन्य काव्यों में उपलब्ध होने वाली उच्चासयता एवं अभिव्यक्ति की चारुता के दर्शन नहीं होते। अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतुसंहार का प्रारंभ ग्रीष्म की प्रचंडता के वर्णन से हुआ है और समाप्ति हुई है बसंत की मादकता से। इसके प्रत्येक सर्ग में 16 से 25 तक की श्लोक की संख्या प्राप्त होती है। ऋतुसंहार की भाषा सरल एवं बोधगम्य है तथा शैली में प्रसाद गुण की छटा प्रदर्शित हुई है। वत्स भट्टी के ग्रंथ में ऋतुसंहार के 2 श्लोक उद्धृत हैं एवं उसमें इनकी उपमाएं भी ग्रहण की है। 6 ऋतुओं के वर्णन में कवि ने केवल बाह्य रूप का ही चित्रण नहीं किया है, अपितु अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक ऋतु की विशेषताओं का भी अंकन किया है। मेघदूत महाकवि कालिदास विरचित विश्व विश्रुत गीति काव्य का यह खंड काव्य है, जिसमें एक विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रिया के पास बादल से संदेश प्रेषित किया है। वियोग विधुरा कांता के पास मेघ द्वारा प्रेम संदेश भेजना कवि की मौलिक कल्पना का परिचायक है। पुस्तक पूर्व एवं उत्तर मेघ के 2 रूपों में विभाजित है तथा इसके श्लोकों की संख्या 115 है। मेघदूत में गीति काव्य एवं खंड काव्य दोनों के ही तत्व हैं, अतः विद्वानों ने इसे गीति प्रधान खंड काव्य कहा है। इसमें विरही यक्ष की व्यक्तिगत सुख दुख की भावनाओं का प्राधान्य है एवं खंड काव्य के लिए अपेक्षित कथा वस्तु की क्षीणता दिखाई पड़ती है। इसे व्यक्ति प्रधान काव्य कहा जाता है। मेघदूत की कथा वस्तु इस प्रकार है। अब हमें धनाधीश कुबेर ने अपने एक यक्ष सेवक को कर्तव्यच्युत होने के कारण 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निर्वासित कर दिया। जब कुबेर द्वारा अभिशप्त होकर अपनी नव परिणीता वधू से दूर हो जाता है और भारत के दक्षिणांचल में अवस्थित रामगिरी पर्वत के पास जाकर अपना निवास बनाता है, वह स्थान जनक तनया के स्नान से पावन तथा रुद्राक्ष की छाया से स्निग्ध है। वह अवधि काल की दुर्दिन घड़ियों को वेदना जर्जरित होकर गिरने लगता है। 8 मास व्यतीत हो जाने पर वर्षा ऋतु के आगमन से उसके प्रेम कत्तर हृदय में उनकी प्राण प्रिया की स्मृति हरि उठती है और वह मेघ के द्वारा अपनी कांता के पास पढ़ने संदेश भेजता है।
प्रिया के वियोग में रोते रोते उसका शरीर सूखकर कांटा हो जाता है और कृष्ण होने के कारण उसके हाथ का कंगन गिर जाता है। आषाढ़ के प्रथम दिन पहाड़ की चोटी पर बादल को खेलते हुए देखकर उसकी अंतर्वेदना उद्वेलित हो उठती है और वह मेघ से संदेश भेजने को उद्यत हो जाता है। कामार्थ यक्ष को चेतन अचेतन का भी भाव नहीं रहता। वह अति नूतन कूटज पुष्प के द्वारा मेघ को अर्घ्य देकर उसका स्वागत करता है तथा उसकी प्रशंसा करते हुए उसे इंद्र का प्रकृति पुरुष एवं काम रूप कहता है। इसी प्रसंग में कवि ने रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के भाग का अत्यंत सरल भौगोलिक चित्र उपस्थित किया है। इस अवसर पर कवि मार्गवर्ती स्थानों, नदियों एवं प्रसिद्ध नगरियों का भी रसयुक्त वर्णन करता है। इसी रूप में पूर्व मेघ की समाप्ति हो जाती है। अगली क्लास में हम उत्तर मेघ का अध्ययन करेंगे।